अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक है। अब ठीक है। अच्छा गाइस, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। मैं थोड़ा सा जो बाकी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं उनको आने देता हूँ। उसके बाद फिर ये है कि हम अपना लेसन शुरू करें। ठीक है, 2 मिनट और देख लेते हैं। वेबसाइट से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए हो सकता है कि टाइम लग रहा हो। Yes, you will get the recording of these sessions as well. और मैं कोशिश करूंगा कि इन 4 दिनों के अंदर हम जितना कंटेंट हो सके उतना हम अपना कंप्लीट कर लें। वैसे तो मेरा प्लान ये है कि मैं पूरा एटीपी सिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं अगर इस पर थोड़ा सा जब तक बाकी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दूं कि हम किस तरह से इस पैटर्न को लेके चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ दैट विल बी रिकॉर्डेड। क्लास के एंड पे इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर ऑन द व्हाट्सएप। जो व्हाट्सएप वगैरह पे उनके साथ आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर्स ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है। और वैसे मेरी कोशिश ये है कि हम अपनी वेबसाइट पे ही उस लेक्चर को अपलोड कर देंगे ताकि एवरी वन ऑफ यू हैव द एक्सेस टू व्हाट वी हैव स्टडीड। बाद में भी अगर देखने का इत्तेफाक हो तो यू विल हैव द आइडिया ऑफ हाउ वी एक्चुअली वेंट थ्रू द एंटायर सेशन। अच्छा, सेकेंडली मैं कोशिश करूंगा कि सेशन के बीच बीच में थोड़े थोड़े स्टॉप्स लेता रहूं जिसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देता रहूंगा। तो डोंट पैनिक इफ आई एम नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन। Your questions are being lined up over here. So after like every half an hour or like 25 minutes, I'll try to like give response to whatever I've taught you. And if by chance, if I like miss out on any of your questions, so I'll try कि मैं सेशन के आखिर में जो क्वेश्चन आंसर सेशन का एक छोटा सा PDF बना के मैं उसको भी अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड करूँ। जहां तक नोट्स का ताल्लुक है, I'll be making notes over here. सही। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं PDF। सही। और कुछ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसका भी एक्सेस जो है वो रख सको अपने पास। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जनरली सब नहीं होंगे। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जनरली मेरे अपने खुद के अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स के लिए रजिस्टर किया था वेबसाइट पर। उनको सारी चीजें वेबसाइट में मिल जाएंगी तो उनको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, रिगार्डिंग द ब्रेकअप ऑफ अवर एंटायर सेशन के लाइक हाउ विल वी एक्चुअली गो अबाउट, मैं आज के लेसन के अंदर आपको ये बात समझाऊंगा कि आपने एटीपी के जो आंसर्स हैं उनको फैब्रिकेट कैसे करना होता है। मैं अगर लेसन के हिसाब से शुरू करना मतलब बात करना शुरू करूं तो देखो, एटीपी का पेपर इज अ वेरी स्मॉल पेपर, 1 hour 4 क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा कभी अगर उसको दिल चाहा तो ही विल गिव यू 5 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। Otherwise, he moves around like 4 questions, और कभी अगर हुआ तो 3 questions, but not less than 3.
and not more than 5. वो generally 4 questions per paper आपके पास working करता है। उन 4 questions में से one of the questions is actually the longer one, जिसमें he wants you to make a graph. Because all of you guys are math students and you have studied how to draw graphs over there, so that question is kind of like a very scoring one for all of you. छोटी छोटी बातें which I want कि भाई you guys should be very much aware of कि जब तुम questions को solve करने बैठो तो you guys should know how to actually solve that question. उसमें बहुत मामूली सी चीजें हैं जो आप अक्सर गलती करते हो, सही है, नॉट मच, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो बातें हाईलाइट करता हुआ चलूं. You're gonna make mistakes on these things, but just avoid them, ताकि आप लोग उसके अपने स्कोर को जो है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकें. Sure. Other than that, मेरे कोशिश ये होगी कि देखो ATP में ना पूरा सिलेबस असेस नहीं होता. पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे आप लोगों से डिस्कशन शुरू कर देता हूँ उस चीज पे. तो मेरे बच्चे यहाँ पे ATP में आपका पूरा सिलेबस असेस नहीं होता. देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जिससे ATP का सवाल बहुत कम आता है. जनरली ही वोंट आस्क यू, लाइक फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी इन पावर और प्रेशर, सही है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कम सवाल आते हैं. जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत कम सवाल आते हैं. मैग्नेटिक लाइक DC मोटर्स, AC जनरेटर्स, सही, ट्रांसफॉर्मर्स, इसके सवाल तो नहीं देते. प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नई क्वेश्चंस की तरफ लेके जाता. व्हाट ही एक्चुअली आस्क यू अपने उस 1 घंटे के पेपर में, जिसमें वो आपको 4 क्वेश्चंस देता है, एंड इट्स वर्थ लाइक 30 मार्क्स. ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सिलेबस के अंदर भी दिख जाती है. इन बातों के अंदर, इन चीजों में वो आपसे जो चीजें पूछता है, कॉमनली जो क्वेश्चंस जिन चैप्टर से आपके पास निकल के सामने आते, you get questions for physical quantities and units. So you get questions for physical quantities and units over there. Sometimes you get questions for kinematics. Mass, weight, density is assessed commonly. Thermals के अंदर, thermals में he is very much fond of thermometer. बहुत सवाल आते हैं thermometer के. फिर उससे कम you get questions for like transfer of thermal energy. ठीक है, तो you have like these specific chapters ना, जिनके questions आपके पास आमतौर पे आ रहे हैं. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स, थर्मोमीटर्स के अलावा, मतलब थर्मल्स में इन चीजों के अलावा, जब आप लाइट और लेंसेज में जाते हो, इट्स वन ऑफ द फेवरेट्स. लाइट में वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सवाल बहुत देता है. लाइट के चैप्टर में लेंसेज के क्वेश्चंस वो बहुत, मतलब ये हॉट टॉपिक्स हैं उसकी. सो ये हॉट टॉपिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज इन यूनिट्स, थर्मोमीटर, लाइट, लेंसेज वगैरह, ये बहुत मेजरली. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही जनरली आस्क यू फॉर द DC सर्किट्स. ये उसका पसंदीदा है. जनरली आस्क यू फॉर द DC सर्किट्स. तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं आता, थोड़ा कम, लेकिन ही एक्चुअली हैव क्वेश्चंस फॉर बेसिक मैग्नेटिज्म. बेसिक मैग्नेटिज्म में जो क्वेश्चंस है वो जनरली वो पूछता है. एंड समटाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये मत समझना कि ही विल टेक यू टू DC मोटर्स. So he doesn't take you to DC motors. You don't need to worry about that. वो DC मोटर पे लेके नहीं जाता. वो
जिन चीजों में तुमसे क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चंस अमूमन रिवॉल्व करते हैं कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे आप एंड बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के ऊपर. सो इट्स अ प्योर प्रैक्टिकल पेपर. और सबसे मजे की बात ये, इट्स वेरी 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 स्कोरिंग. ये बहुत स्कोरिंग पेपर है. तो यहाँ पे आप जितने जवाब दोगे उसमें डू नॉट ट्राई टू इंक्लूड योर चलो के थियोरेटिकल नॉलेज मच. थियोरेटिकल से थोड़ा हटके सही कीप योरसेल्फ प्रैक्टिकल. मतलब आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू गो अबाउट एक्सप्लेनिंग कि भाई ये चीज ऐसे होती है बिकॉज फला क्वांटिटी बढ़ जाती है एंड देन उसका इफेक्ट की वजह से ये कम हो जाता है और उसकी वजह से वो कम हो जाता है. You don't need to go about that. You need to think practical. Here, if I am getting an answer like this, if my instrument is showing me this error, if my readings are deviating from this track, then what could be a practical reason why this is happening? कि क्या वजह हो सकती है चीज को होने? Is my instrument faulty? Is my method wrong? सही, क्योंकि mostly their entire practical work revolves around these things. If you have an error in your calculations, if you have an error in your answers, it's either systematic or random. मतलब तुमने कोई गलती की है, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब है, ये तुम्हारा मेथड खराब. You need to figure out कि भाई what's wrong and how can I solve. मैं saying कि भाई तुम्हें practical मतलब इसके लिए theory की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. I'm saying that if you're good at theory, this means you're able to solve practical problems very quickly and very easily. I remember myself once when I was attending a workshop for A-level practicals. No? Like we all make mistakes. I remember myself setting up an apparatus and I was arranging there was this meter rule जिसके ऊपर एक उन्होंने वायर बांध के दिया हुआ था ना, and we had to design a circuit for that. So I remember I saw the diagram which they gave it to me. So ये practicals की बात बता रहा हूँ, AS level के practicals. And I established all the connections and जब connections वगैरह मैंने लगा लिए, I started taking the readings. मैंने लेंथ बढ़ानी थी और करंट वोल्टेज वगैरह रीड करना था. So I remember I started changing the length and figuring out what's the value of current and what's the reading on the voltmeter. मैं ये काम करता जा. थोड़ी देर में मुझे एक बात का एहसास हुआ कि यार I'm actually going wrong. The reason why I realized that beforehand was because I know the theoretical mindset. तो मुझे पता है इस चीज के बढ़ाने से इसे कम होना चाहिए. And that quantity was increasing. मैंने एक करा, दो किया, तीसरा किया. I was like यार कुछ गड़बड़ है. So I asked my fellow colleagues, "Yaar, I am getting this answer and I am pretty much sure that this is actually wrong, na? तुम्हारा भी क्या ऐसा ही हो रहा है?" तो उसने बोला नहीं है, मेरा आंसर रिवर्स चल रहा है. I was pretty much sure कि मैंने कोई गलती. I looked at my setup again. मैंने देखा, I remember हाँ मैंने एक कनेक्शन गलत लगा. So I changed the location of that connection, repeated the experiment again. अब सारी रीडिंग सही आ रही. So प्रैक्टिकली आप जब भी कोई चीज देख रहे होते हो ना, किसी अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिकली जब देख रहे होगे तो यू रियलाइज योरसेल्फ कि हाँ यार वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, जहां पे आपकी थ्योरी की नॉलेज आपको बड़ी काम आ रही है. आई एम नॉट सेइंग कि थ्योरी बिल्कुल काम नहीं आएगा, बट कीप योरसेल्फ मोर और लेस प्रैक्टिकल. तुम्हारे पास सिस्टमैटिक एरर्स होंगे या रैंडम एरर्स होंगे, जिसकी वजह से योर आंसर्स विल एक्चुअली डिविएट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यूज. Now, what do I mean by systematic errors? Your instrument would be faulty. सही, अभी मैं उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में जाऊंगा. Or your method is wrong. I'll go into detail of these. सही, अभी मैं सिर्फ एक basic pointers बना. Random errors में it's actually either the environment or the human reaction that actually contributes to the random errors that we have. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको चलो कि अंदाजा होगा कि whether you're going wrong or right, और एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या है. I'll friends show you one of the papers of ATP ताकि मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाऊं कि how an examiner generally asks. So let's do one thing. Let's see a paper. I'll just pick up one random paper just to show you how this entire thing moves about. Let's pick up this paper.
देखो, you get a question like this. They've given you a setup. सही है, they have an LDR, a setup of water. सही है, उसके बाद आपको देखो एक इंस्ट्रूमेंट का डायल दिखा दिया उसने. He's gonna ask you about the reading. Why is the student must stir the two liquids together? कुछ बेसिक सी बातें हैं जो यहाँ पूछ रहा है. Then he gives you a table जिसमें वो आपसे ग्राफ बनता है. Like I told you, the first question generally incorporates the graph. सबसे लंबा सवाल यही होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज रखने वाला, पेपर का वेटेज रखने वाला सवाल ये होता है. सही. एंड उसके बाद फिर वो आपसे उसका ग्रेडियंट वगैरह अगर उसने निकलवाना हो तो निकलवा लेगा, प्रिकॉशंस. फिर इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे उसने दूसरा बनाया रिगार्डिंग द वेट इन काइनेमैटिक्स. थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह है यहाँ पे, वैसे बल्कि लेंस का है ये. तो यहाँ पे लाइट का क्वेश्चन आ गया, लेंस का सवाल दे दिया उसने. यहाँ पे प्रिकॉशंस पूछ रहा है आपसे कि एक्सपेरिमेंट करते हुए किस बात का ध्यान रखना है. बेसिक सी स्टेटमेंट्स हैं. अगेन स्केच है ग्राफ का. कभी कभार जनरल इक्वेशंस देता है आपको जिसमें आपने वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकालने होते हैं और एवरेज लेना होता है. आई विल टीच यू दैट एज वेल. फिर ये आपके पास मास वेट डेंसिटी का सवाल आ गया, थोड़ा बहुत फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट से मिलकर. सही. तो आप देख सकते हो उसने डायमीटर वगैरह निकलवाना है, यहाँ से सारी चीजें. बेंडिंग ऑफ द रॉड को देख रहा है मास के हिसाब से. सही. इस ईयर के अंदर उसने 2 सवाल दे दिया आपको पेपर के अंदर. इट्स अ स्पेसिमेन पेपर फॉर 2023. वो 2 क्वेश्चन दे बैठा आपको. एंड द लास्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का है. एक थीम देगा आपको, उस थीम के लिहाज से ही लास्ट यू टू डिजाइन अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंट. कि भाई इफ यू वांट टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट तो आप क्या क्या करें. तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आई टीच यू हाउ दीज क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी आंसर्स. सही. किस तरह से आंसर किए जाएंगे और वन एट अ टाइम. अब बिफोर आई प्रोसीड मैं देख लेता हूं क्योंकि सम ऑफ यू हैव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस. अच्छा, रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग्स बेटा वेबसाइट पे आएंगी. लाइट वाला चैप्टर कब स्टार्ट होगा, प्लीज गिव एन एस्टिमेट. लाइट वाला चैप्टर देखो प्रैक्टिकल के लिहाज से होगा, तो प्रैक्टिकल्स के पर्सपेक्टिव से मैं कोशिश करूंगा कि आज जनरल्स में, फिर कल लाइट, फिर थर्मल्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से लेके चलेंगे. सो पेपर 2 की नहीं होगी कभी. अरे नहीं फंसी. पेपर 2 के लिए मेरा एक ऑलरेडी सेशन मेरी वेबसाइट पे जो कह लो कि इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें आप लोग रजिस्टर वगैरह कर सकते हो और मैं इंशाल्लाह ईयरली पास पेपर्स भी करवाऊंगा. So I have a question. The density of a material stays the same regardless of height and diameter, right? Yes, it stays the same क्योंकि जब आप डायमेंशन चेंज करते हो वॉल्यूम के साथ साथ मास भी चेंज होगा. So should we go for the ATP exemption or not, as our teachers are advising us to take exemptions, but I need your guidance on it. हाँ, that's a very good question कि whether you guys should go for the exemption or not. अच्छा भाई, the question whether you guys should go for the exemption or not is basically based upon your own understanding, my dear. मैं एक बात ये कहूंगा कि it's kind of like an opportunity cost. जनरली ये होता है कि जो बच्चे एटीपी के लिए ऑप्ट करते हैं, they are those who believe that they can actually score. So even if you're confused कि यार should I go for ATP or not, honestly speaking, this session will help you to decide, and you'll realize yourself ATP is not difficult. एमसीक्यू और थ्योरी से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. सही. इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है एमसीक्यू एंड थ्योरी. एटीपी इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. एटीपी इज अ बिट मोर टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बड़े लगे बंदे से सीधे सीधे सवाल होते हैं जिस तरह के जवाब से पहले आते रहे. तो आप अगर 5-6 पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आई कैन गारंटी कि हाँ यू विल बी एबल टू लाइक चेंज योर डिसीजन. कि अगर तुम एग्जामिशन ले रहे थे तो यू विल बी लाइक नहीं सर इसमें जरूरत ही नहीं एग्जामिशन लेने की. So it's pretty easy. मैं आराम से स्कोर कर लूंगा. इसके अंदर मैंने 5 पेपर किए तो I have an idea how the things go on. तो मैं अगर 5 पेपर और कर लूंगा तो I'm good to go. तो I don't think you guys need to go for an exemption over there. आप मेरी वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? kashanrashid.com के नाम से मेरी वेबसाइट है, जहां पे आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया था. तो वहीं से आप जो है वो कर सकते हैं. पेपर सिर्फ प्रैक्टिकल है. पाकिस्तान में इतने सारे बच्चे हैं वो लेवल्स के प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाता. हाँ, अगर स्कूल्स नॉट अलाउइंग तो बेटा इसका मैं कुछ नहीं कर सकता.
चले, let us now begin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरुआत करूंगा जरा जनरल आपके पास यहाँ पे जनरल फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, my dear ones, we're gonna like discuss these things. I'll share the edited PDF as well with you guys, so तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, we're gonna start off with the idea of type of errors. जैसे मैं उस वक्त डिस्कशन कर रहा था, भाई you have a systematic error and you have a random error. तो अब मैं यहाँ पे जरा तुम लोगों को हाईलाइट करता हुआ जाता हूँ कि what's systematic error, what's a random error, and how can these errors be removed or like at least reduced when you're performing experiments. So my dear one, if you work on the idea of systematic error, this error is actually introduced because of a few reasons. कहने को तो systematic error, it's the error due to the fault in your system. If you think कि भाई what actually incorporates in a system when we are performing an experiment, तो आप देखेंगे the system actually includes your instrument. The system includes your method of experiment, and your system includes your equation that you have used. ये वो चीजें हैं जो आपके सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करती हैं। सही कि आप अगर यहाँ पे अपने सिस्टम को देखोगे तो आप बोलोगे हाँ भाई ठीक है, these are the things which we need to very much take care of. अब what sort of an error is there in an instrument? अब देखो इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से एरर आ सकते हैं। When you're working with instruments, if it's an analog instrument, अगर आप समझते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें से आपने डिजिटल वैल्यूज के बगैर रीडिंग लेनी होती है। मतलब either you have a needle जो कि मूव करेगी, or if it's not a needle, then the next thing that you would have for taking out the measurements is actually markings over there, like a measuring cylinder, like a beaker, like a protractor. इस तरह की वो चीजें सही, ये वो चीजें हैं जिससे आप अपने पास रीडिंग्स वगैरह लेने का सारा काम करें। If it's an analog instrument, the type of errors that you can actually have in it, the zero error, you can have markings erased, you can have markings wrongly printed, your instrument might not be aligned, so your instrument might not be properly aligned when you're taking the readings. सही, ये आपके पास कुछ पॉसिबल जो एरर्स हैं वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है अबाउट द जीरो एरर। हमें से बहुत लोग समझते नहीं है जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर बहुत आसान जबान में अगर मैं बोलूं तो बेटा जीरो एरर इज एक्चुअली दैट एरर व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन योर इंस्ट्रूमेंट डजंट शो अ जीरो रीडिंग व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज जीरो। मतलब आपके कॉमन मिसाल देता हूँ, योर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आपने देखा होगा अक्सर, यू गो टू ग्रोसरी परचेजिंग वगैरह, सही है, या आप अगर किसी मिसाल का मिल्क शॉप वगैरह पे जाते हो तो ही हैज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिस पे रीडिंग आ रही हो, इवन उसने कुछ भी नहीं रखा हुआ, दैट इज अ जीरो एरर। व्हेन देयर इज नथिंग ओवर देयर, व्हाई इज इट शोइंग मी अ सर्टेन वैल्यू? ऐसे एरर को आप जीरो का नाम दे कि भाई दिस इज माय जीरो एरर। और ये कब कब आ सकता है? ये आपके पास ऐसे आ सकता है कि भाई जैसे इस स्केल में देखो ये डेड स्पेस है। अब डेड स्पेस का क्या मतलब है भाई? इफ आई एम गोइंग टू प्लेस दिस स्केल टू मेजर द हाइट ऑफ समथिंग, मिसाल के तौर पे आई एम ट्राइंग टू मेजर द हाइट ऑफ अ ब्लॉक, द ब्लॉक इज प्लेस्ड अलोंगसाइड ऑन अ बेंच। अब मैंने यहाँ पे इस ब्लॉक को रखा हाइट मेजर करने की, सही हुआ क्या? मैं जैसे ही ब्लॉक को रख रहा हूं यहाँ पे हाइट मेजर करने के लिए, हो ये रहा है कि भाई जो एक्चुअल हाइट थी उससे कम वैल्यू मिल रही है। व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है भाई जो एक्चुअल हाइट उससे कम वैल्यू मिल रही है? इसलिए है क्योंकि यू सी देयर इज सम डेड स्पेस, मार्किंग स्टार्ट हो रही है यहां से। इफ इट्स शोइंग मी 6 सेंटीमीटर्स, इट्स नॉट शोइंग मी द हाइट ऑफ दिस ब्लॉक।
अब रही, एक मिनट देना मुझे, मैं जरा ये शेयर कर दूं। ग्रेट, अच्छा भाई, तो when you're trying to measure the height of this block ना, इतनी सी जो डेड स्पेस आ रही है, that dead space actually incorporated to your error, so इसकी वजह से तुम्हारे पास एरर है कि भाई the height that you measured was 6, technically it's not 6, 6 से ज्यादा होगा, मतलब इस ब्लॉक को यहां होना चाहिए था या उस स्केल को नीचे होना चाहिए था, तो तुम्हारे पास आंसर आता, अदरवाइज नहीं आता। तो ये इस टाइप के जो एरर्स होते हैं, दैट्स एक्चुअली अ जीरो एरर दैट वी हैव ओवर। इसके अलावा जीरो एरर क्या हो सकता है कि भाई कोई अगर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, मार्किंग इरेज हो, 0 सेंटीमीटर का हिस्सा ही टूट गया, सही स्केल की मार्किंग 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रही, स्केल की मार्किंग 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही, and the initial part is broken and you actually didn't know that, those errors are actually zero errors that we have in your answers. तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में इस तरह के मसले आते। अब जो नॉट प्रॉपर्ली अलाइंड वाली बात, नॉट प्रॉपर्ली अलाइंड का मतलब ये है कि भाई इफ आई हैव प्लेस्ड माय इंस्ट्रूमेंट, लेट मी शो यू समथिंग, इफ आई हैव प्लेस्ड माय इंस्ट्रूमेंट एंड आई वांटेड कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा स्केल बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड हो मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो ऑब्जेक्ट जो भी मैं जिसकी हाइट मेजर करूं, इफ आई एम ट्राइंग टू मेजर द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, आई एम ट्राइंग टू मेजर द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो देखो आई हैव टू मेक श्योर दैट माय रूल इज वर्टिकल, and to make sure that my rule is vertical, we use an instrument called a set square. हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। These set squares are basically helping us to check whether the surface and the instrument are at 90 degrees or not. ये यहाँ से आप उसको सब साइड में प्लेस करते हो, it helps you to check whether these two things are at 90 degrees or not. It's one of the most important instruments that you are supposed to use with the meter rule. And it's my suggestion, whenever you give an answer in your practicals, इन योर ATPs, और उसमें तुम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को करेक्ट करने के लिए बात कर रहे होते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग दैट इज बाय सजेस्टिंग कि भाई प्लेस सेट स्क्वायर टू चेक वेदर द रूल इज वर्टिकल। दैट्स हाउ वी गो अबाउट। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसका आपको ख्याल रखना हो, और इफ यू आर टेकिंग मेजरमेंट्स, मेक श्योर यू कैन यूज अ सेट स्क्वायर लाइक दिस। जैसे स्प्रिंग की लेंथ मेजर करनी थी आप, and if the spring is a certain distance away, spring थोड़ा सा दूर है अगर आपके पास मीटर रूल से, तो you can use a set square to check कि भाई ये मार्किंग कहाँ से मैच कर रहे हैं। अब देखो this instrument, the set square is very much neglected, लेकिन ये काम का इंस्ट्रूमेंट, तो सिर्फ लेंथ मेजर करने के लिए सही आपके पास ये तमाम चीजें हैं। You use set square with a meter. इसी तरह से there's something called the random errors. See, there are things actually called random errors. Random error क्या होता है? Generally बोले तो random error is something which is introduced because of some random problems that we have. अब random error के अंदर क्या क्या चीजें include होती हैं? तो भाई environmental conditions, our human reaction time. Most of the time we ourselves are the cause of the entire error in an answer. Exam में पूछता है कि the student, why is the student planning to take readings 10 times? He is taking 10 times because of the fact he knows that he cannot find out the time very much accurately. एक बॉल के गिर के रिबाउंड करने का टाइम निकालना था। अब वी ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, हम बॉल रिलीज करेंगे, स्टॉप पर शुरू करेंगे, वो रिबाउंड करके जब वापस आती है वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए रुकती है कि नन ऑफ अस कैन एक्चुअली फिगर आउट कि हाँ ये अब रुक गई। हम इंतजार में होंगे कि बॉल रुकेगी, वो नीचे आना शुरू कर देगी, कभी स्टॉपर जल्दी बंद होगी, कभी देर से बंद होगी। दैट्स द ह्यूमन रिएक्शन टाइम, वी आर नॉट रोबोट्स।
तो ऐसे एरर्स को रिमूव करने के लिए यू रिपीट एन एवरेज। रैंडम एरर्स को हमेशा रिमूव करने के लिए आप एक मेजर काम करते हैं। Or should I say not remove, I should either use the word reduced by repeat and average. क्या आप 10-15 मरतबा रीडिंग लें, उसके एवरेज ले लें, सही, एंड दिस विल हेल्प यू। क्योंकि आपने जब 10-15 मरतबा रीडिंग ली होगी, मतलब एक जनरल बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू गो लिटरली फॉर 10 to 15 टाइम्स, सही। जनरली हम करते हैं, वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट 5 times. Remember, whenever your teacher taught you about the oscillation of a pendulum, he never taught you to take the time of oscillation for once. कि भाई बस पेंडुलम ऑसिलेट होना शुरू हुआ, आप इतने परफेक्ट हैं कि आपने यहां से पेंडुलम रिलीज किया, इट वेंट टू द रेस्ट द प्रीवियस एक्सट्रीम, वापस जब आया आपने बोला हाँ भाई ठीक है, I have my answer. We all know this fact, we're not that much perfect. So he never suggested you कि भाई take the reading just once. वो क्या बोलते हैं भाई, take the reading 10 times. सही, 10 oscillations का टाइम निकालो, and not just once, twice. सही कि आपने एक ऑसिलेशन का 10 ऑसिलेशन टाइम निकाला एक बार 20.53, एक और बार निकाला 20.55 seconds. Now you take the average, you add them and divide it by 2. 20.53 plus 20.55 divided by 2, you have your average. So you have your average, आपके पास 20.54 आ जाएगा। अब इसको 10 से डिवाइड, अब आएगा 10, 2.05. This is how you improve your precision. So one of the suggestions जो आप पेपर में precautions के तौर पे या improvement के तौर पे देते हो, and that is repeat and average. Repeat कीजिए और average लीजिए. This will help you to make sure that आपके पास जो आंसर आ रहा है वो as perfect as possible. दे देंगे। तो यहां तक हमने कुछ एरर्स वगैरह की बात, जैसे देखो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स रीड कर सकें उतना नंबर ऑफ टाइम्स को लेके चलें, लेकिन लाजमी सी बात है ना, परफेक्शन इतना टाइम नहीं हो सकता कि यू कैन गो फॉर लाइक 20। मैंने क्या किया, मैंने 10 ऑसिलेशंस का टाइम ले लिया था, उसके बाद फिर उसको 2 मरतबा करके एवरेज ले लिया, काइंड ऑफ लाइक आई नोट द टाइम फॉर 20 ऑफ देम। यू सी हाउ आई वेंट बाय, आई हैड द स्मार्ट मूव प्ले। एंड देन द ह्यूमन रिएक्शन टाइम के अलावा आपके पास दूसरा है पैरालैक्स, यू ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड। So if you observe from the side, तो problem क्या होता है? If you're taking reading from the side, you're taking the wrong reading. Parallax error को हम बोलते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कि देखना कहीं है देख कहीं रहे। So you have to make sure that your eye is in line of sight with your instrument. Because if it's not, reading will be wrong. अगर ऐसा नहीं होगा, reading गलत होगी आपकी। So you have to make sure that your line of sight isn't perpendicular with the reading. अच्छा, इस चीज को करने के लिए, मतलब if you want to make sure that you avoid parallax, how do you do that? How do you avoid parallax? Parallax error avoid करने के लिए हम ये तो क्या देते हैं, bring your line of sight perpendicular to the reading. लेकिन इसके लिए आप क्या करते हो, you either lower your instrument or raise your instrument. ये चीज याद रखना, पैरालैक्स एरर रिमूव करने के लिए you lower or raise the setup of instruments so that the line of sight is perpendicular to readings. So this is how you go about that. तो हम यहाँ पे इन्हीं चीजों के थ्रू अपने आंसर्स को इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं। अब a few general instrument जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप आपको बताऊं, ताकि जब आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं पता हो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम दे सकते।
तो जैसे if I'm working on the idea of an ammeter, we all know what an ammeter is. It's an instrument that is used to measure current. And we all know this fact that it's attached in series. सही कि आपके पास ammeter is attached basically in series. आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट चाहिए, you have to make sure your ammeter is in series. Examiner sometimes ask us कि भाई लेबल कर दीजिए ammeter कहाँ लगाएंगे आप, पता होना चाहिए ammeter is supposed to be attached in series. Problem is examiner पूछता है what if the student accidentally attached the ammeter in parallel? Be a question कि भाई student accidentally attached the ammeter in parallel. अब आप बताएं क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है भाई, what could be the possible error? So if an ammeter was attached in parallel, it would eventually bypass your instrument, मेरे बच्चे. Ammeter has negligible resistance. If like for example this was a lamp और गलती से इंस्ट्रूमेंट में एमीटर लग गया पैरेलल, सारा करंट एमीटर से जाएगा, लैंप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एमीटर की नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, जीरो रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट बाईपास हो जाएगा, एमीटर रीडिंग मैक्सिमम शो हो रही हो और लैंप ऑफ हो. अब देखो ये वो चीजें हैं जो थ्योरी के साथ भी तुम्हारे काम आ रही हैं और प्रैक्टिकली भी. अगर एग्जाम में बोलता है स्टूडेंट एक्सीडेंटली कनेक्ट्स एन एमीटर इन पैरेलल, व्हाट वुड ही ऑब्जर्व? बोलूंगा द नीडल विल बी एट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि सारा करंट एमीटर से जा रहा है, उसने रीरूट कर दिया उसे. या फिर लैंप विल बी ऑफ, या वो बता सकता है तुम्हें क्या ऐसा हुआ है, बताओ क्या हो सकता है इसमें, क्या पॉसिबल गलती हुई होगी, तो अब उससे सजेशन दोगे कि भाई दिस माइट बी अ मिस्टेक. इसी तरह मैं वोल्ट मीटर वगैरह के बारे में भी बात करूंगा, सही, बट आई विल गो इन डिटेल व्हेन आई एम टीचिंग यू लाइक द प्रैक्टिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन समझा रहा हूं. मीटर रूल, मेजरिंग टेप, ये वो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स है जो लेंथ मेजर करने के लिए होते हैं. रिमेंबर, मेजरिंग टेप इज यूज्ड फॉर कर्व्ड सरफेसेस. सही, मीटर रूल्स आर जनरली यूज्ड फॉर कर्व्ड सरफेसेस. इसी तरह when you're taking measurements, it is necessary that tension is applied so that the tape is taut. If the tape is slack, ढीला है, अगर लूज है, रीडिंग गलत आ रही होगी, ठीक है, you'll have a wrong reading. तो ये छोटी छोटी बातें थी जो अब इंप्रूवमेंट के तौर पे बता. मेजरिंग सिलेंडर में जनरली पैरालेक्स एरर आता है. आपको याद होना चाहिए मेजरिंग सिलेंडर में यू टेक रीडिंग्स फ्रॉम द लोअर मेनिस्कस. हाँ, अगर कलर्ड लिक्विड है, केमिस्ट्री में आप लोगों को सिखाया जाता है, अगर कलर्ड लिक्विड है तो आप अपर मेनिस्कस देखें. मेनिस्कस ये होता है कि भाई अगर आपके पास ये लिक्विड ऐसा था ना, सही, इस तरह से फिलअप हुआ हुआ. सो दिस वन इज द लोअर मेनिस्कस. ये आपका लोअर मेनिस्कस और दिस वन इज द अपर मेनिस्कस. करंट लिक्विड में लोअर मेनिस्कस दिखता नहीं है, तो मजबूरी यही होती है कि अपर मेनिस्कस दिखे. अच्छा, अब मैं जरा बात करता हूं आप लोगों के साथ ग्राफ्स के ऊपर, ताकि फिर मैं एक क्वेश्चन करवा सकूं आपको. ग्राफ प्लॉटिंग जनरली कम्स फॉर 4 मार्क्स. ग्राफ प्लॉटिंग generally comes for 4 marks in your paper.
अब what are the things that you need to be careful of when you're taking readings or when you're plotting a graph? I know this fact that you guys are math students and you would have like aced the phenomenon of plotting graphs. मैं दो बातें बोलूंगा, जो कुछ सीखा है मैथ्स में उसको अप्लाई जरूर। और दूसरी बात, दुआ करना करना है, क्योंकि हम बहुत बुरे होते हैं कर्व बनाने। सही के मतलब आपसे अगर वो बेस्ट फिट कर्व बनाने को बोल दे तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू फ्री हैंडली ड्रॉ कर्व। हमारा कहीं ना कोई पॉइंट छूटता है और उस चक्कर में जब वो मिटाया जाता है तो हमारा कर्व बर्बाद हो जाता है। तो प्रे कि यू हैव a straight line in your paper. Before I go towards the graphs, I'll take some questions जो तुम लोग यहाँ पूछे होंगे and then we'll actually move forward. अच्छा भाई, so can we get recording if we have class? Meanwhile, yes, you will get the recording. It's gonna be uploaded on my website, मेरे बच्चे, तो it's accessible to all those who are registered. अच्छा, so can you repeat the square point you told when talking about correct reading of the ruler? I talked about the set square phenomena. मैंने कहा था set squares के लिए हम किसी स्केल को, इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल चेक करने के लिए सेट स्क्वायर्स लगाते हैं ना। तो सेट स्क्वायर बेसिकली हेल्प्स टू चेक वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज वर्टिकल और नॉट। इंक्लाइन तो नहीं है कि घूम फिर तो नहीं रहा, टेढ़ा होगा तो फिर गलत रीडिंग आई जाए। Will we attempt past papers? Yes, we'll do. We'll attempt questions. अभी वही करने जाएंगे। Will you share these notes on the website? Yes, I will. No reading, नहीं, no reading वाली बात आई होप करेक्ट हो गई थी आपकी, करंट बढ़ जाता है उसमें। It will be on the website, my dear. So please repeat the error if ammeter is connected in parallel. If ammeter is connected in parallel, my dear, तो current will actually be bypassed. Ammeter के असल में resistance 0, शून्य। So the moment you connect an ammeter across a lamp, current get two routes: either pass through the lamp, which has a certain resistance, or pass through your ammeter, which is 0 resistance. Or parallel में you all know the fact कि भाई ammeter prefers to cross through things which actually have no resistance or least resistance. जिसकी resistance कम वहां से current ज्यादा। अब comparison में एक जगह एक value resistance की अगली तरफ 0, ये बात है, करंट कहां से जाएगा? वो 0 से ही जाएगा, तो करंट सारा रीरूट हो जाता है। ये चीज मैं तफसील में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए डिस्कस। सेट स्क्वायर वाली बात हो गई। सर, वी गिव दिस रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन द वेबसाइट। यस, आर देयर एनी नोट्स ऑफ पीडीएफ एटीपी? It's on my website, my dear. How long will this class go? 1:30, inshallah. Can you please say which measuring instrument should be used when? हाँ, देखो, length measuring instruments में हमेशा ये बात याद रखना कि when you like trying to make readings of something which is very much straight and vertical, meter rule is the best option for you. हाँ, if you have curved surfaces, then you're measuring things. If you want to measure the diameter or the thickness of things which are pretty small in size, like tubes or balls or spheres, the vernier caliper. And if you are at a wire, the screw gauge. Let me write it down over here. If you have a straight vertical lens, your horizontal lens, meter rule is preferred, which makes sure 1 मीटर से अंदर की कहानी हो ना। If you have curved surface, you have tape, measuring tape बोलते हैं आप उसको. If you have glass sheets and small dimension objects, वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट लेना आपके सिलेबस से निकला, वर्नियर कैलिपर नहीं निकला, ठीक है। और इसी तरीके से इफ यू हैव लाइक वायर्स, थ्रेड्स, शीट्स, थिन शीट्स, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू,
अच्छा, अभी लाइंस पे हम आ रहे हैं तो बात कर लेते हैं। एमीटर वाला पॉइंट दोबारा समझा दें, वो हो गया। वर्नियर कैलिपर, could you please explain how and why a trundle wheel is used? First, yeah, trundle wheel is preferred when you have to take a very long measurements. एक किलोमीटर लंबी measurements करनी। You don't prefer meter rules, you just place a trundle wheel on the ground and you start walking, and the digital counter counts the number of rotations performed by the wheel. जो आजकल तो ये भी आता है कि तुम्हें टोटल डिस्टेंस भी बता, तो वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आप ट्रंडल व्हील्स यूज करते हैं। लोअर मेनिस्कस एंड अपर मेनिस्कस, असल में आपका लिक्विड जब किसी कंटेनर में फिलअप होता है तो जनरली वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, दैट्स द लोअर मेनिस्कस। कुछ लिक्विड ऊपर हो जाता है या टॉप सरफेस उनकी दिख रही हो, तो लोअर मेनिस्कस हम अमूमन मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं रादर देन अपर। अपर मेनिस्कस प्रेफर तब किया जाता है जब आपके पास कलर्ड लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि लोअर मेनिस्कस विजिबल नहीं। सिस्टमैटिक एरर रिमूव करने का आपके पास एक ही रास्ता, फिगर द प्रॉब्लम आउट। There's no other way of removing a systematic error until and unless you know what the problem was. You do. I'll allow you, मेरे बच्चे, don't worry about that. हम उन पे आगे वाले पॉइंट्स। हाँ, अभी फिड्यूशियल मार्कर में बात कर लेते हैं। सर प्लीज कोई एको वाला क्वेश्चन कर। एको वाला क्वेश्चन अभी कहाँ से आ गया भाई? वर्नर कैलिपर अगेन। वर्नर कैलिपर के लिए देखो, जब आप बहुत छोटी मेजरमेंट्स, मतलब ग्लास के थिकनेस, बॉल का डायमीटर, इस तरह की चीजों पे आ जाते हैं, थोड़ी प्रिसिशन रिक्वायर्ड होती है, तो आप वर्नर कैलिपर्स के यूज करें। अच्छा भाई, अब एक छोटी सी चीज ये आ गई है सामने, तो मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। द फिड्यूशियल मार्क्स। फिड्यूशियल मार्क्स क्या होते हैं आपके पास? फिड्यूशियल मार्क असल में आपके पास एक रेफरेंस मार्क, एक पेपर टाइप का होता है, जो कि आप एज अ रेफरेंस यूज करते हो इलांगेशंस वगैरह जज करने की। तो बजाय पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखने के लिए आप उस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन में ले आते हो और अब उस पॉइंट की मूवमेंट देते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक वायर पे जैसी लोड हैंग किया होगा, ये वायर खींचा होगा। जब ये वायर खींचा होगा तो कितना खींचा है इसको जज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा फिड्यूशियल मार्क इसके ऊपर लगा, एक कागज का टुकड़ा ट्रायंगल की फॉर्म में शेप करके मैंने इसको चिपका दिया। जैसे ही मैंने इसको हैंग किया और ये बेंड यानी एक्सटेंड हुआ, ये मार्क आगे चला गया, मुझे पता चल गया भाई इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल क्या, एंड आई यूज दैट टू फिगर आउट कि अच्छा भाई मेरे पास एक्सटेंशन कितनी। तो दिस इज हाउ फिड्यूशियल मार्क्स आर एक्चुअली यूज्ड। अब हम बात करते हैं ग्राफ प्लॉटिंग। वो पॉइंटर्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर द ग्राफ प्लॉटिंग। देखो, जो 4 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आता है कॉमन, 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, अभी तो खैर 2023 के अंदर 30 मार्क्स के पेपर, मार्क जो पेपर है 40 मार्क चला जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि अभी यू विल गेट लाइक 30 मार्क्स पेपर। तो प्रैक्टिकल्स यानी एटीपी के पेपर में यू गेट अ पेपर फॉर लाइक क्वेश्चन फॉर लाइक ग्राफ फॉर लाइक 4 मार्क्स। 4 मार्क्स कहाँ मिलते हैं ये बता दो। You get your first mark, or should I say you get 1 mark for labeling the axis. Okay, what's going to be on your x and what's going to be on your y. You get the second mark. So you get your second mark for marking points. सही, लेबलिंग द एक्सिस के लिहाज से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि भाई व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन योर वाई एक्सिस। सेकंड मार्क मैं कहता हूँ, लेट्स से इसको मार्किंग द पॉइंट्स के बजाय मैं इसको सिंपल कर देता हूँ कि आपके पास जो स्केलिंग है, स्केलिंग प्रॉपर करने का, then you get your third mark for plotting points
पॉइंट्स में प्रेफरेंस ये इधर ड्रॉ लाइक यूज अ क्रॉस, और इफ यू आर मार्किंग अ डॉट यू नीड टू सर्कल, या तो क्रॉस लगाओ, डॉट लगाते तो सर्कल, ताकि पता हो कि जब लाइन गुजरी है तो वो कहां से गुजरी, उस जगह पे सर्कल बना हुआ होगा तो पता चल जाएगा वहां एक डॉट। एंड यू गेट योर लास्ट मार्क फॉर द लाइन या कर्व ऑफ बेस्ट फिट। इस तरह से 4 मार्क्स पूरे होते हैं। आपने चारों पॉइंट यहाँ पे मेंशन। अब यहां पे किस तरीके से मैं इस चीज को लेता हुआ चलूंगा आगे, ये देखो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप स्केलिंग करो उससे एटलीस्ट 75% ऑफ द ग्राफ आपका कवर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जामिनर जिस तरह की वैल्यूज देते हैं ना, आराम से 75% कवर। ठीक है। अच्छा, आपके पास एक्सेस लीनियर होने चाहिए। लीनियर एक्सेस का मतलब भाई ऐसा मत मार्किंग करने बैठ जाना कि सर वो 0, पहली मार्किंग, अगली 1, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो टेबल में वैल्यूज होती हैं वही मार्क कर देते हैं। अब टेबल में ऐसी वैल्यूज थी ना, उन्होंने यही मार्क कर दिया कि बॉक्स। ये गलत है। सही, यू आर नॉट सपोज टू मार्क दोज वैल्यूज ऑन योर एक्सेस दैट सिंपली। स्केल तो अपने लीनियर बनाओ। यू गो लाइक 2, 4, 6, 8, 10 या 1, 2, 3, 4, 5। सही, और इवन नंबर्स यूज करो या 5 का मल्टीपल यूज करो। डू नॉट गो फॉर अ मल्टीपल ऑफ 3। सही है, डू नॉट गो फॉर द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 बिल्कुल भी प्रेफर नहीं होते, क्योंकि फंस जाओगे जब प्लॉटिंग करने के लिए बैठोगे। तो या तो 2 के मल्टीपल्स यूज करो या 5 के मल्टीपल यूज करो या 10 के। ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। 1, 2, 5, 10। अब आप 3 वेरी में मत जाना। 3, 7, 9, 11, 13 अजाब है जिंदगी आपकी उसके बाद। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। ग्राफ अगर एग्जामिनर बोलता है ओरिजिन से शुरू करो तो ओरिजिन से शुरू। ग्राफ अगर एग्जामिनर बोलता है ओरिजिन के अलावा कहीं से शुरू करो, तो जहां से वो बोल रहा है वहां से स्टार्ट करना, वो बताएगा। अभी हम ग्राफ करेंगे। ठीक है, जहां तक स्मूथ लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ताल्लुक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से लाइन या कर्व ऑफ बेस्ट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मतलब नहीं होता कि यू हैव मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन। एक भी पॉइंट लाइन पे ना है तब भी उसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट कह सकते। एक भी पॉइंट लाइन बना तब भी उसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट कह सकते हो। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेरे बच्चे वो होती है जो कि पॉइंट्स के ट्रेंड को फॉलो। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, इट्स फॉलोइंग अ ट्रेंड। कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे हैं, और टेक्निकली एक पॉइंट तक लाइन पे नहीं है। इट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हाँ, आपके लेवल पे एग्जामिनर ऐसा जुल्म नहीं करेगा आपको। वो लेवल से तो बिल्कुल नहीं करता कि ही गिव्स यू द पॉइंट जो कि लाइन पे नहीं आ रहे। वो लेवल्स में ही गिव्स यू पॉइंट जो तकरीबन सारे लाइन पे आते हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ द पॉइंट इज ऑन द लाइन। एक हाथ ऊपर नीचे गया, थोड़ा बहुत तो गया, वरना नहीं। तो डू नॉट यू इफ दिस इज हैपनिंग कि तुम्हारे पॉइंट्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो समझ जाना कि भाई ये प्लॉटिंग में गड़बड़ हो। ठीक है। हाँ, कर्व बेस्ट फिट इज अ टफ। ये थोड़ा मुश्किल है। कर्व बेस्ट फिट में तुम्हारे पास पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए लाइन खींचकर बनाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। कोशिश ये होती है कि इंसान अवॉइड करे, पेपर में दुआ करता हुआ जाए कि ना आए, वरना फिर ये है कि अपने हाथ में स्केचिंग स्किल्स रखें। तो मैं जरा तुम लोगों को जनरल डिस्कशन तो हो गई, अब जरा सवाल करवाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि भाई ये चीज जो है वो पूछी कैसे जा सकती। तो एक काम करते हैं, जो अच्छा सा प्यारा सा स्पेसिमेन पेपर आया हुआ है उसी को निकाल।
We'll solve this question and I'll include this question in your paper as well. Let me share the screen share off. And you're back. So give me just 1 minute. Zara charging का देख लूं. चलो भाई रिज्यूम कर. थोड़ा सा चार्जिंग वगैरह का सेटअप कर रहा था इससे पहले कि इनकी बैटरी डाई हो जाए. So we have this question over here with us and let's solve this one. देखते हैं कि भाई चीजें एग्जाम में कैसे कैसे पूछ. Whether the student investigates the oscillation of masses attached to a meter rule. She attaches 200 gram masses to the ends of a meter rule. The diameter and the width of one of the masses is shown. On figure 3.1, measure the lengths and diameter, lengths D and W. तो आपसे बोला भाई D और W की वैल्यू जो आप मेजर कीजिए. अब यहाँ पे क्योंकि it's a drawn to scale diagram and he's asking you to measure it, you have to literally place a scale over here and take the measurements.
अब बाकायदा इसमें स्केल रखेंगे यहाँ पे, और स्केल रख के इसकी जो मेजरमेंट है वो आप करें, विड्थ की मेरे हाइट की। अच्छा बहरहाल राइट नाउ आई कैन नॉट डू दैट, तो मैं बहरहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ मैं भी एक काम कर लूंगा, तो आई सी कि भाई इसकी जो मार्किंग की इसकी वैल्यू है वो क्या है, हम वहां से वो लिख देंगे अगर हमें आगे इसकी वैल्यू की जरूरत पड़े। बोलते हैं the student sticks the pair of masses together and secures them to the end of a meter rule using adhesive putty. Part of the scale at the end of the rule is covered by masses as shown in figure 3.2. अच्छा भाई ये भी सही हो गया। Yes, the readings are supposed to be in centimeters क्योंकि आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो। Describe a method to determine the position of the center of the masses on the meter. अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने बोला describe a method to determine the position of the center of the masses. मास का सेंटर मीटर रूल पे कहां है, ये लोकेट आप कैसे करेंगे, इसकी सजेशन आप कैसे दे सकते हो। आप बोलोगे भाई ये एक्चुअली कैन नॉट सी, लेकिन हाँ आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप उसकी एजेस को नोट कर लो और उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यू नो वेयर द सेंटर विल बी। तो मैं लिखूंगा नोट द रीडिंग of the edge of masses and take the average. जो आपके एजेस हैं आप उसकी रीडिंग ले लीजिए। जैसे ये आपके पास यहाँ पे एक मार्किंग आ रही है, आपने इसकी रीडिंग ले ली, और ये जो आ रहा है आपने इसकी रीडिंग ले ली, जो बिल्कुल आपका एज है, बाउंड्री है, 0 और मिसाल के तौर पर जो भी वैल्यू थी और उसका एवरेज ले लिया आपने। This will give you the answer. तो क्योंकि जब आप एवरेज ले रहे हो तो टेक्निकली है क्या, एवरेज है ये कि मिडिल से आपने कितना निकाला, क्योंकि आपने अगर मिसाल के तौर पे ये वैल्यू 0 थी, ये वैल्यू 5 थी, आपने एवरेज लिया, आंसर 2.5 सेंटीमीटर आ रहा होगा, मतलब द सेंटर इज एट 2.5। और ये मेथड इसलिए हर दफा काम करेगा क्योंकि देखो अभी तो कह सकते हो कि सर ये 0 से है, व्हाट इफ अगर ये प्लेस ही ऐसे होता कि इसका एक एज 0 पे ना होता, अगर ये प्लेस ही ऐसा होता कि इसका एक एज 0 पे नहीं होता, तो उस सूरत में क्या करते हैं, सूरत के अंदर आपको कोई ना कोई टेक्निक तो अडॉप्ट करनी पड़ती है ना, तो वो ये टेक्निक सबसे काम की हो, इसके एजेस की मार्किंग लो, डिवाइड बाय 2 करो, ऐड करो, अगर एक 55 पे था अगला 59 पे था, प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, 57 आ गया, बीच वाली वैल्यू आ गई। सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट suggest why the student does not attach the masses to the lower side of the meter. अच्छा भाई स्टूडेंट जो है वो लोअर साइड ऑफ द मीटर रूल पे क्यों अटैच नहीं कर रहा, मतलब यहाँ नीचे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर लोअर साइड पे अटैच करेगा और एडहेसिव लूजन हुआ तो वो गिर जाएगा। तो आप ही कह सकते हो द masses might fall if adhesive loosens. बिल्कुल कॉमन सेंस पे चल, अब तक तो शायद फिजिक्स भी सही नहीं लगी। अब आगे आते हैं, बोलता है the other end of the meter rule is attached to the bench as shown in figure 3.2. अच्छा भाई the edge of the bench is at 10 centimeters mark जनाब on the meter rule. ये जो edge है this place, बोलते हैं भाई ये edge है 10 सेंटीमीटर मार्क पे of the meter rule. Determine the distance L along the rule from the edge of the bench to the point on the rule directly below the center of the mass. Use your value of D from part A and show your work. अच्छा भाई अब इसके लिए मुझे जरा D की वैल्यू चाहिए होगी। मेरा जितना ख्याल है मेरे पास जो D आ रहा है it's 4 सेंटीमीटर आई बिलीव। सही है, मैं अपने वैल्यू के हिसाब से चल रहा हूँ, नॉट ओपनिंग अप द की एट द मोमेंट। मैं बोलता हूँ लेट्स से इट्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है ये 4 सेंटीमीटर था।
तो सेंटर यकीनन 2 सेंटीमीटर पे रहा होगा क्योंकि बिल्कुल मिडिल में आ रहा है वो। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने बोला ये एज 10 सेंटीमीटर पे है, मुझे डिस्टेंस L बताओ अलोंग द रूल फ्रॉम द एज ऑफ द बेंच टू द पॉइंट ऑन द रूल वेयर डायरेक्टली बिलो द सेंटर ऑफ मासेस। एज ऑफ द बेंच से सेंटर ऑफ मासेस, सही, एज ऑफ द बेंच से सेंटर ऑफ मासेस तक का मुझे डिस्टेंस बता दो। अब सेंटर ऑफ मासेस इधर है, सही, ये 2 सेंटीमीटर था, लेकिन अगर आप मार्किंग्स देखो तो आपको एक बात नजर आएगी कि भाई ये 100 था और ये 96 पे आ रही है वैल्यू, इसका मतलब 98 यहां से देखा जा सकता, ऊपर वाली मार्किंग से 2, लेकिन नीचे वाली मार्किंग से देखें तो ये 98 सेंटीमीटर, क्योंकि यू कैन सी द फाइनल रीडिंग विजिबल 96। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं बोलता हूं भाई ठीक है, दिस वैल्यू इज एट 96 सेंटीमीटर्स, एच है 10 सेंटीमीटर्स पे, आप बोल सकते हैं भाई आप इनको सब्ट्रैक्ट करें, सही, ये आपके पास आ गया 86 सेंटीमीटर। शो योर वर्किंग बोला था मैंने, जो करके दिखा दी। मेरे बच्चे लेंथ को कोशिश करना कि सेंटीमीटर्स में रखो, उसने यूनिट का ऑप्शन आपको इसीलिए दिया था कि यू कैन गो फॉर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स बोथ। प्रेफरेबली ये है कि आप उस चीज को कह लो कि आराम से मेजर करो। सब पार्ट ए से वैल्यू यूज करनी है, बी से नहीं है, तो मुझे पता है, लेकिन पार्ट ए से मैंने वैल्यू निकाली नहीं है ना। अब मैं या तो इसकी मार्किंग कैसे ऑलरेडी देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू है कितनी डायमीटर की मेजर हो, ताकि हम एग्जैक्ट नंबर्स पे चल सके। क्योंकि मेरे पास, मैं यहाँ पे स्केल रख के मेजर नहीं कर सकता ना उस चीज को, मैं तो वैसे भी इनलार्ज करके चल रहा हूँ। मेरा ख्याल से चौथा क्वेश्चन था कुछ, अब उसने भी देखो वैल्यू नहीं दी कि भाई वैल्यूज ऑफ डी एंड डब्ल्यू विद कंसिस्टेंट यूनिट्स। अब हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, बस ये है कि वो आपको ये बोल रहा है कि भाई वर्किंग शो बोथ रॉ वैल्यूज टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स। नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब 88, अगर पॉइंट्स के अंदर है तो पॉइंट्स में शो कर दीजिएगा। इसको मैं जरा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने पास, ताकि इसको मैं सीधा भी कर सकूं, तो देखने में मुश्किल हो रही होगी। तो यहाँ पे उसने जनरली जो मुझे रीडिंग दी है वो दी है 88.1 सेंटीमीटर। लाजमी बात है जो डी की वैल्यू आई होगी वो उसी के हिसाब से आई होगी, मैंने तो एक जनरली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख दिए वो, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आई होगी वो कुछ डिफरेंट आई होगी, तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 88.1 सेंटीमीटर की वैल्यू बन, जो कि आपके पास पार्ट 3 के अंदर ये वाला आंसर। मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया वो 86 है, क्योंकि मैंने पिछले वाले पार्ट से जो थी वो रीडिंग डायरेक्टली पिकअप कर ली। तो मैं एक्चुअल वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, जो इसने बताया है कि भाई इट शुड बी अराउंड 88.1 सेंटीमीटर, सो लेट्स कीप इट 88.1 सेंटीमीटर, ताकि आगे हम एक्चुअल वैल्यू को यूज करके ग्राफ प्लॉट कर सकते। 98 इसलिए नहीं, मुझे दिखाओ 98 लिखा है मैंने, क्या लिखा? अच्छा हाँ सही है, माय बैड, आई जस्ट कॉपीड द रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग। दैट्स 88 सेंटीमीटर। तो
we are kind of like getting the value which should have. और बहुत प्रिसिशन के साथ देखा जाए तो ये आ भी यहाँ पे 96.1 पे, वो 88.1 जो है वो सही आ रही है। लेकिन अगेन जब आप लोग उसकी मेजरमेंट्स करते हुए करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा जो है वो सही मिलेगा। मुझे कैसे पता चला 96 और 98, वो मैंने अभी तुम्हें पीछे दिखाया भाई कि 96 और 98 का अंदाजा मुझे यहाँ से हुआ। इसकी जो बाउंड्री थी इट वाज 96, ये 100 पे था, तो दरमियान में जो पॉइंट आ रहा था इट वाज अराउंड 98। सही, सिंपल एवरेज लोगे तो इट विल बी लाइक 98.05, क्योंकि आप 100 और 96.1 को प्लस करके जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 98.05 के आसपास की। तो वो फिर आप नियरेस्ट सेंटीमीटर में जब लिखोगे यू गोना राइट 98.1 सेंटीमीटर। एंड इफ समवन आस्क्स मी सर हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड वी नो, मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूं, इसका मुझे कैसे अंदाजा होगा? मैं 3 में भी दे सकता था, मैं 4 में भी दे सकता था आंसर। सही, तो देखो आप अपने स्केल से जब मेजर करते हो ना बेटा, तो स्केल पे आपको एक बात का एहसास होगा कि यू कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन 0.1 सेंटीमीटर। No matter what you do, your answer cannot be more precise than 0.1 centimeter. इससे ज्यादा प्रिसिशन नहीं आ सकती है। This is the best you can actually achieve. So your answer should not be of greater values like 0.1 centimeter से ज्यादा कुछ ना लिखें। इस तरीके से आप उसको अपने पास जो है वो कंसीडर करते हुए उसको रिस्ट्रिक्ट करो कि भाई 98.1 अगर आप एक्चुअल वैल्यूज को देखते हुए चलते यू वुड बी लाइक 98.1 में से आप 10 माइनस कीजिए, आपको लेंथ मिल जाएगी आपके मीटर रूल की जो कि 88.1 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यू गोना गो। अब आई होप ये 98 तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आया। मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया कि भाई 98 की वैल्यू किस तरह से आई थी। यू एक्चुअली एडेड अप दैट 196.1 and you divide it by 2 to check कि भाई ये मिडिल कहाँ। अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या सिलसिला। The student lets the free end of the meter rule until the rule is approximately horizontal. Then she releases the rule and observes the masses oscillate. She measures the time for 20 oscillations. देखो इस चीज पे नजर रखें। She measures the time for 20 oscillations. She repeats the procedure once more and records the time as shown. Determine the time for one oscillation and show your working. एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, वर्किंग भी शो करनी है। अच्छा भाई, अब अगर एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, व्हाट आई टोल्ड यू, पहले तो एवरेज निकालो 10.56 और 10.51 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपके पास कितना आ रहा है जरा मुझे वैल्यू बताइएगा। Sir, yes, your answer should be as accurate as a marking scheme. 10.53, चलो ठीक, 10.535 ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे आंसर। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। सही, अब टाइम फॉर वन ऑसिलेशन के लिए आप क्या करोगे, जो आपने ये एवरेज निकाला है उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड कर दो, क्योंकि यू एक्चुअली फाउंड आउट द टाइम फॉर 20 ऑफ देम। सही, आपको एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए, यहाँ पे आपके पास आ गया, which is 10.535 divided by 20, which is how much, 0.52675। अब इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, आपको तो राउंड ऑफ करना है, तो कीप योर आंसर, जैसे ये है 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर जा रहा है, कीप योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 0.537, इट्स मोर देन।
इसको इतना लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां से आपके पास वो टाइम भी है। अब वो कहते हैं the student repeats an experiment for 4 more values of length by moving the masses along the top surface of the meter rule. टेबल के अंदर रिकॉर्ड योर वैल्यूज ऑफ एल एंड योर वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस प्रीवियस पार्ट्स, ठीक है भाई, और एप्रोप्रिएट यूनिट भी लिखिए। तो भाई एप्रोप्रिएट यूनिट, अब आप देखें ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर्स में चल, 80 सेंटीमीटर, 70, 50, 40, तो आपके पास ये लेंथ सेंटीमीटर्स में, टाइम सेकेंड्स में है। आपकी पिछली वैल्यू जो आई थी लेंथ की, इट वाज 88.1। अब ये देखो सारी वैल्यूज जो हैं ये आपके पास जिस तरह से मेंशन की गई है, ये विदाउट एनी डेसिमल प्लेस मेंशन की, वो रिकॉर्ड ही विदाउट डेसिमल प्लेस। आप भी इसको विदाउट डेसिमल प्लेस यहाँ कोड कीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 88.1 भी लिख देंगे, एग्जामिनर आपके लेवल पे इसको डिडक्ट नहीं कर। लेकिन ये वो चीजें हैं जो थोड़ा बहुत तुम लोग जब आप इंशाल्लाह एएस में आओगे तो उस वक्त तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि हाँ कुछ बातों का ध्यान रखना। और टाइम की वैल्यू 0.53 थी जो आप लोगों ने निकाला। अब वो बोलता है ऑन द ग्रिड plot a graph of t on the y axis against l on the x axis and you do not need to start the graph from the origin. उसने बात वाज़ेह कर दी कि भाई ऑरिजिन से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको बोलते हैं ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। स्ट्रेट लाइन बनाइए। ये अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के ऊपर कि आपको स्ट्रेट लाइन कब हो, सही जी मेरे बच्चे। इट टुक दैट लाइक 20 oscillations का टाइम बोथ। चलो अब माशाल्लाह से उसने ग्राफ दे दिया बड़ा सारा आपके पास, 4 मार्क का ग्राफ है, सही। चारों बातों का हम ध्यान रखते हुए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले एक्सिस लेबल करना है, उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टी ऑन द वाई एक्सिस, एल ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहला काम एक्सिस लेबल करो, लेकिन एक्सिस लेबल करने में अपने पास यहाँ पे वैल्यूज भी लिखो। वैल्यूज बोल रहा हूँ, उसके यूनिट भी लिखो। मतलब ये बेटा कि जब टी ऑन द वाई एक्सिस लिख रहे हो ना तो इसको पूरा लिखो, टी इन सेकेंड। एहसान मत चताना कि खाली टी लिख के आगे बढ़ो। और यहाँ पे लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ये पूरा करना। अगर आपने एक जगह भी मिसिंग की तो आपका मार्क गए। और इस क्वेश्चन में तो वो वैसे भी बोल रहा है कि आप अपनी मर्जी से चलो, तो चलते हैं भाई। अब जरा मैं वैल्यूज देख कि भाई मैं लेंथ देखता हूँ कि लेंथ को लाइक 40 से शुरू होती है 88 तक जा रहा है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 40 एंड गोस लाइक 88। मतलब मुझे जरूरत नहीं है 0 से शुरू करने की। तो मेरे पास लेंथ की मार्किंग्स को अगर मैं शुरू करूं कि भाई इफ आई स्टार्ट लाइक फ्रॉम 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ये बहुत है। मैंने 30 से इसलिए शुरू किया कि अगर मुझे एक्सटेंड करने की बैकग्राउंड में जरूरत पड़ती लाइन को तो मेरे पास थोड़ा स्पेस, बिल्कुल वही पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर। आई विल मार्क द वैल्यूज लाइक दिस ओवर विद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आप चाहे आगे भी मार्क कर दें, उससे कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन 90 से आगे की मार्किंग की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं गई उससे आगे। 88 पे आखिरी वैल्यू आपकी। जहां तक टाइम का ताल्लुक है, टाइम मिनिमम 0.22 है, मैक्सिमम 0.53। नहीं मेरे बच्चे, यू डू नॉट नीड टू शो द जंप, क्योंकि उसने बोला यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन। जंप हम तब दिखाते हैं जब ओरिजिन से शुरू करते हैं और फिर हम जंप दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम मार्किंग करना शुरू। उसने जब खुद बोल दिया कि भाई स्टार्ट फ्रॉम अ फॉल्स ओरिजिन, डजंट मैटर कि आप 0 से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। इसको हम फॉल्स ओरिजिन क्या। और प्लीज ऐसा नहीं करना कि ग्राफ को आपने यहां से आधा आधा डिवाइड कर दिया और इधर आपने बना के छोड़। मैंने भी बोला था 75% कवर करना है, सही है। ये एरिया छोड़ने से आपको कोई सवाब नहीं मिलना,
और आपके उल्टे मार्क्स आया होंगे। एग्जामिनर बोलेगा ये ग्राफ मैंने किसी वजह से दिया था इतना बड़ा, प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। तो डू नॉट मेक अ ग्रिड इन द मिडल एंड गो अबाउट दैट, डू नॉट डू दैट। तो बहरहाल टाइम में 0.22 से शुरू करेंगे 0.53 तक। तो 0.22 से शुरू करते हैं हम। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि 0.2 से शुरू करूँ और मैं एक एस्टिमेशन चेक करता हूँ यार। इफ आई बोले 0.2, 0.25, 0.3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6। तो भाई हाँ मामला बन रहा है क्योंकि 5.3 तक मामला आता है। तो अब 2.2 के ऊपर जा रहे हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 0.2। अच्छा 0.24 से भी चल सकते। आप ऐसे भी जा सकते हो। सही, ये भी आपके पास एक्सेप्टेबल है। तो दोनों आपके पास एक्सेप्टेबल है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से चलो, ठीक है। और जो आपको ज्यादा अच्छे लगे वो। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सर कैन यू फ्लिप द एक्सिस, नो यू कैन नॉट, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको वाजे कर दिया कि भाई टी ऑन द वाई एंड लेंथ ऑन द एक्स, ही विल टेल यू वेयर टू प्लॉट व्हाट। तो अपनी मर्जी मत चलाना, जहां उसने जो क्वांटिटी बोली है वहां वही क्वांटिटी प्लॉट कर। 2227 तो मैं 0.20 से मार्किंग करता हूँ, अपनी जिंदगी भी आसान करता हूँ दूसरों की। आई विल गो लाइक 0.20, 0.25, 30, 0.35, 0.40। अच्छा ये मेरी आदत रही है हमेशा से, मैं 10 बॉक्सेस में मार्किंग करता था। थोड़ा साफ सुथरा ज्यादा लगता है मुझे। मेरी ओ लेवल्स में भी, जब मैंने आप इन ओ लेवल्स, मेरी यही आदत थी। मैं एजेस जो है वो इस तरह से ही रखते हुए चलता था कि भाई मेरे पास मेरा ग्राफ जो है वो प्रॉपर तरीके से बन सके। अच्छा एक ये ऑप्शन है आपके पास, और एक ऑप्शन जो दूसरा मैं आपको बता रहा था, मैं वो भी अभी मार्क करके दिखा देता हूँ कि आप चाहें तो उससे भी जा सकते थे। सही, बोथ ऑफ देम आर इक्वली एक्सेप्टेबल फॉर यू। दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल है। इससे छोटा मत करना वरना ग्रिड खराब हो जाएगी, ठीक है। इससे छोटा करोगे तो ग्रिड खराब हो जाएगी, तुम्हारा ग्राफ बहुत छोटे से एरिया में आ जाएगा और बर्बादी। राबिया आपने वेबसाइट से जब ज्वाइन किया था ना, तो उसमें आपके पास एक कुछ पीडीएफ अपलोड हुए हुए, ये पीडीएफ भी बेटा उसी में अपलोड हो जाए अलॉन्ग विद द वीडियो लेक्चर। तो मैं खैर बहरहाल रेड वाले स्केलिंग के लिहाज से मार्किंग करता हुआ चलता हूँ। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई नीड 40 पे 0.22 है। अच्छा भाई 40.1.22 ये मेरा आ गया। अगर इफ आई एम मार्किंग अ डॉट आई नीड टू सर्कल इट, सही है, अदरवाइज आई हैव टू मार्क अ क्रॉस। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है बेटा। एग्जामिनर को क्रॉस ज्यादा पसंद है वैसे, डॉट पे थोड़ा सा वो नाराज होता है, मतलब नॉट नाराज इन द सेंस ये भी नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर को क्रॉस ज्यादा प्रेफर होता है। अब क्रॉस से जाना तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा। इसी तरह से 50 पे 0.27, 0.25, 0.26, 0.27 50 के ऊपर। अच्छा और 70 पे 0.42, 70 पे 0.41, 0.42। सही, ये आपके पास तीसरा आ गया। फिर 80 पे 0.46, 80 पे we have 0.46। We have this thing over here as well, and last is 88 पे 0.5, 88.53।
अच्छा, so I have all my 5 coordinates over here with me, and as you can see कि मेरे पास यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनने ये आसान नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि पॉइंट्स थोड़े से ऊपर नीचे हैं। अच्छा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, I don't know, but I've heard that in biology you have an option कि मतलब you can join coordinates like this when you're drawing graphs. I've heard. So I am not sure whether this is true or not. It's not my syllabus, my not subject. तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, but I've heard that students have an option. If they want to draw a graph, they can draw it like this. They can just join the points and go about. सही, अच्छा ठीक है, that's very well. Physics में ऐसी कोई अलाउंस नहीं है. Physics में examiner is very much reluctant. जब वो कह रहा line of best fit, तो line of best fit. तो आपने क्या करना है, मेरे पास तो खैर स्लिपिंग का ऑप्शन है, लेकिन आपने स्केल रख के लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है. लाइन ऑफ बेस्ट फिट में ट्राई टू ब्रिंग as many points on line as possible, और जो remaining हो they should be scattered equally about the line. सही, वो पॉइंट्स लाइन के अबाउट इक्वली आपके पास स्कैटर हुए होने चाहिए. ठीक है, कोशिश करो जितने लाइन पे आ जाए बहुत अच्छी बात. जैसे मैं अगर यहाँ पे कोशिश करता हूँ, हाँ ये तकरीबन मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है. I have 2 points above the line, 2 points below the line, और 1 point on the line. मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मामला आ गया. इसके अलावा if I would have tried joining them, सब नीचे जाता और नहीं भी नहीं हो पाता. तो भाई this is the line of best fit that I can come up. ठीक है, तो इस तरह की चीजें एग्जामिनर आपसे, इज इट नेसेसरी. देखो बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा कौन सा एक्सेस पे क्या होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं है. एग्जामिनर विल टेल यू व्हाट आर यू गोइंग टू हैव ऑन व्हाट एक्सेस. हाँ ये मेरे बच्चे मैं कर. Is it necessary to extend line of best fit till origin if not stated in question? No, it's not. It's not. It's not necessary. And it's not necessary for the line to touch the axis. ये भी जरूरी नहीं. सही, ये दोनों बातें जरूरी नहीं. And yes, graph is supposed to be drawn with a pencil. So ये graph drawings सब चीजें आपके पास पेंसिल में आनी चाहिए. Waves is, but waves से ज्यादा lighter lenses. ठीक है भाई, अब वो बोलते हैं use your graph to estimate the value of t for length equal 60. सही, लेंथ 60 पे ग्राफ की वैल्यू क्या होगी जरा कर लो भाई. आपने क्या करना है, you are supposed to तो भाई यहाँ पे आप देखते हैं कि हाँ सर ये आपके पास वैल्यू आ रही है. आप ये मार्क लगाएं ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ेगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. तो यहाँ पे आपके पास 0.345 है एक तरह से. सही, 0.345 seconds आपके पास टाइम आ रहा है. Explain why it is not practical for the student to reduce the value of length to less than 40 centimeters. इस बात का जवाब तो आपको देख के दे. 40 सेंटीमीटर से कम लेंथ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब अच्छा क्यों नहीं. देखो, if the length goes beyond 40 centimeters, तो मसला ये है कि the time it takes for an oscillation to happen it's even less than 0.2 seconds. बात समझ रहे हो कि अगर आपकी लेंथ 40 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो 0.2 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा आपके ऑसिलेशन में. The oscillation will be having so fast, say it will be happening so fast कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी ऑसिलेशंस होंगी.
तो अब आपने ये बताना है कि the oscillations will be happening very fast and it is difficult to calculate the number of oscillations. It is difficult to note the time. असल मसला काउंटिंग का, you won't be able to count the number of oscillations. वो तो इतनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा हो, तो आप इसी तरह से अपना जवाब मेंशन करो. तो भाई oscillations happen very fast. See, difficult. पेंसिल ने कहा है कि अब जरा चार्ज करने दें हमें. Behral, the pointer is clear. It is difficult to note the time or it's difficult to count the number of oscillations. ये दोनों आप बातें कह सकते. टाइम नोट करना भी मुश्किल है और ऑसिलेशंस काउंट करना भी मुश्किल है. ना ना ना, डोंट गो फॉर लेजर्स मेरे बच्चे, अभी मत जाना लेजर्स वगैरह. सही है, कल लाइट और लेंसेज पे जाएंगे इंशाल्लाह. तो डू नॉट गो फॉर लेजर्स. हाँ मेरे बच्चे, 14 मार्क्स फॉर वन क्वेश्चन. इसका एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं. ये तो खैर एक अलग स्पेसिमेन पेपर भी था, थोड़ा सी डिविएशन तुम्हें दिखी, लेकिन इसका एक सवाल तबियत से बड़ा. बाकी 5 मार्क 7 मार्क इस तरह गया. नहीं मेरे बच्चे, पेंसिल वर्क इज स्कैन, डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ, बहुत लाइट पेंसिल वर्क इज नॉट पॉसिबल, वरना पेपर के स्टार्ट में यू कैन सी, वो कहता है कि भाई ड्रॉ ग्राफ्स एंड लाइन यूजिंग एन एचबी पेंसिल. ये देखो ना, उसने लिखा हुआ है यू मे यूज एन एचबी पेंसिल फॉर एनी डायग्राम्स और ग्राफ्स. ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज स्कैन मेरे बच्चे. इसमें हमारे यहाँ जो है ना, वो सुनी सुनाई बातों पे लोग बहुत यकीन करते हैं. खैर बहरहाल, हम भी जब आपकी तरह स्टूडेंट थे तो बड़े मामला होते थे हमारे साथ भी, हमें भी बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती. ये मेरे बच्चे नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर का, ये सवाल मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने करवा दिया. अभी ये पेपर 40 मार्क का इसीलिए क्योंकि 2023 का ही है स्पेसिमेन है, अभी 30 का ही आएगा. हाँ मैथ्स में अलाउड है, फिजिक्स में ऐसा कभी उसने कुछ कहा नहीं है, तो आई वोंट सजेस्ट यू टू टेक ट्रेसिंग पेपर्स विद यू. क्या करोगे ट्रेसिंग पेपर का, तुम्हें रोटेशन ट्रांसलेशन थोड़ी करनी है. और एटीपी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है भाई. अच्छा, अब एक आध दो क्वेश्चंस में तुम्हें और करवाता हूँ इसी तरह के, ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो. लेट मी जस्ट एंड में याद इंक्लूड. एक क्वेश्चन ये भी कर, ये भी तुम्हारे पास जनरल फिजिक्स से रिलेटेड. Even I'll include the stationery that is necessary. Two students decide to compare their running shoes to see which has a better grip. Okay, bhai? They place one shoe on a board. One end of the board is lifted slowly until the shoe starts to slide as shown in figure 4. Okay, bhai? Things are pretty much coming in clear. This is repeated with a shoe from the other student. Explain why the student lifts the end of the board slowly. The board आहिस्ता आहिस्ता क्यों उठा? It's an obvious fact. To clearly know that at which height, to clearly know that at which height the shoe starts to slip. कि वो हाइट कंफर्म हो जाए जिसके ऊपर आपका शू स्लिप करना शुरू करता है. अदरवाइज अगर आप तेजी से उठाएंगे तो शू किस वक्त स्लिप होना शुरू हो, पता नहीं चलेगा, वो एंगल ही निकल जाएगा आपका. तो बोलते हैं यूज द फिगर टू मेजर द एंगल बिटवीन द बोर्ड एंड द बेंच. अच्छा भाई, अब देखें इट्स टू स्केल, इसका मतलब आप प्रोट्रैक्टर प्लेस करेंगे यहाँ पे यकीनन अपना. लेट मी ड्रॉ प्रोट्रैक्टर फॉर यू. आप इस प्रोट्रैक्टर को यहाँ प्लेस कीजिएगा
अपने नॉर्मल प्रोट्रैक्टर को आपको लेके जाना है तो यू कैन रियलाइज हमें प्रोट्रैक्टर की नीड है अभी। और ये जो भी आपके पास एंगल आ रहा है इस एंगल को नोट कर लीजिए। ठीक है, मेरी नजर में आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड लाइक 20 डिग्रीज और समथिंग। तो मैं ऐसी एक रैंडम सी वैल्यू यहाँ कोट कर देता हूँ, जस्ट नॉट टू लीव द वैल्यू। मेरी नजर में 20 डिग्री, तो मैंने ऐसी, आप मेजर करके लिखिए। बोलते one of the student measures the angle between the board and the bench with a protractor. Suggest one practical difficulty that the student has in taking this measurement. प्रॉब्लम क्या हो सकती है बच्चे को प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट लेने? तो ये अब बात सारी है कि यार अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद कर रहा हूँ, इफ आई वाज गिवन अ टास्क कि भाई ये बोर्ड है, इस पे शू है, ये एंगल पे आया हुआ है प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट, तो देखो मुझे क्या मसला है। मुझे मसला सबसे पहले ये आता है, इफ आई हैड अ स्मॉल प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं, इफ आई हैड अ स्मॉल प्रोट्रैक्टर इट वुड हैव बीन वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक मेजरमेंट्स। दूसरा, द थिकनेस ऑफ द बोर्ड की वजह से सेंटर लोकेट करना मुश्किल है। और फिर ये भी होता है कि भाई मेजरमेंट कहां तक लूं, बॉटम तक लूं, टॉप तक लूं या मिडिल तक लूं, कहां तक मेजरमेंट लूं। इसी तरह आपका ये बोर्ड हो सकता है शू के वेट की वजह से स्ट्रेट ना हो, थोड़ा सा सैग हो गया, तो सैग हो जाने की वजह से भी रीडिंग गलत आती। So there are multiple reasons why it's very much difficult, or it might be a case the board might be slipping, yeah, the person might not be able to keep the board still. बिल्कुल बीच में रोके रखना भी तो आसान काम नहीं होता, क्या पता बार बार ऑसिलेशन हो रही हो, हिला उसका हाथ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके पास रीडिंग लेना मुश्किल कर रही हैं। तो अगर मैं ये पॉइंटर्स लिखता जाऊं यहाँ पे, तो आई कैन से कि भाई द बोर्ड could be sagged, sagged का मतलब curved है, so ये board not stationary, आप ये कह सकते हो। thickness of board creates parallax error। ये वो बातें हैं जिससे आपके लिए मेजरमेंट लेना मुश्किल है। बोलते थे स्टूडेंट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट, नहीं है भाई प्रोडक्ट। तो होते हैं, हम लैब के अंदर भी ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रोडक्ट लाना भूल गए। सजेस्ट हाउ कैन यू टेक मेजरमेंट टू डिटरमिन द एंगल। यहाँ आई ट्रिग्नोमेट्री, हाउ कैन ही टेक मेजरमेंट्स टू डिटरमिन द एंगल। एंगल कैसे निकालेगा मेजरमेंट्स करके? बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाल लेगा, क्या मुश्किल काम है। तो आप बोलोगे भाई measure the height and the length of the, you can say whatever your board is, and apply sin theta equals perpendicular upon hypotenuse। एंगल डिटरमिन ऐसे ही होगा अगर उसके पास नहीं है वो चीज, इसके अलावा तो कोई है नहीं मेरा रास्ता। फिर कहते हैं डिटरमिन हाउ स्टूडेंट्स डिटरमिन, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट्स डिटरमिन व्हिच शू हैज द बेटर ग्रिप। कॉमन सेंस, व्हिच शू हैज द बेटर ग्रिप, भाई वो शू जो ज्यादा एंगल तक आपके बोर्ड पे स्टिक रहा, स्टेशनरी रहा, दैट वन हैज अ बेटर ग्रिप। तो आप सीधा सीधा क्या दोगे कि द शू दैट स्टेड stationary on the board for a greater angle has better grip। which takes more time to slip, better to say which takes more angle, more time to slip। तो खाकर कह सकते हो, you can go for that as well, accept।
चलो आई लुक एट दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स जो तुमने मुझे बताया, आई सी कि अगर ऐसा कुछ है उसमें। The one who has raised his hand, I would request बेटा अपना क्वेश्चन मेंशन कर दो ताकि मैं उसको फिर देख लूं। मोर हाइट कह सकते हो, which slips at more height, ये वाली बात भी ठीक है। फ्रिक्शन वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से जवाब देने की जरूरत नहीं, इसलिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। हाँ जनरली इसी स्टाइल के क्वेश्चंस होते। एक चीज मैं चाहूंगा कि मैं तुम लोगों को सिखाऊं, दैट विल हेल्प यू। जैसे कि क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनर की अभी आजकल आदत चली है कि वो आपसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर, तो मैं दो क्वेश्चन ऐसे कर रहा था जिसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर। एक जैसे ये वाला कि फिगर 3.1 shows a bottle with a glass solid glass top। अच्छा भाई, describe a laboratory experiment to determine the volume of the glass। और ये 3 मार्क का क्वेश्चन दिया। In your answer, state clearly the equipment used, the readings taken, and the volume that is calculated। अच्छा भाई, यहां पे नहीं मेरे बच्चे, वी स्टिल हैव टाइम ना, थोड़ा सा अभी हम एक क्वेश्चन और करने के बाद इक्विपमेंट, रीडिंग्स और वॉल्यूम, इन चीजों के ऊपर आपने वर्किंग। तो भाई इक्विपमेंट कौन सा यूज करना है आपने वॉल्यूम हासिल करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा मास पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद आया होगा, द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। आप क्या करें, आप बोल सकते हैं भाई यू विल हैव अ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, विद ग्रेजुएशंस, I'll copy this up। एक मेजरिंग सिलेंडर में विल फिल इट विद वाटर टू अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है, और दूसरे में व्हाट विल डू, विल प्लेस द स्टॉपर इनसाइड, whatever the stopper looks like, whenever the stopper पानी में डाल, what will happen, the volume level will actually increase to a new value। तो हम ये बताएंगे भाई नोट बोथ द वॉल्यूम्स एंड देन सबट्रैक्ट देम, सिंपल। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जनाब टेक अ नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, in measuring cylinder, ब्रैकेट में लिख दूंगा V1 at the stopper and note the final volume V2, then subtract V1 from V2। so equipment used आपने बता दिया, readings taken आपने बता दी, वॉल्यूम कैसे आया आपने बता। Let's try one way to make the measurements of the volume accurate। कोई रास्ता एक्यूरेसी बढ़ाने का, बोले भाई ये तो मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें तो पैरेलैक्स एरर भरपूर हो सकता है, तो आप कह सकते हो भाई अवॉइड पैरेलैक्स एरर, by keeping line of sight perpendicular to the reading। इसके अलावा आप कह सकते हो ग्रेजुअली लोअर द स्टॉपर
अवॉइड स्प्लैशिंग, कि पानी स्प्लैश आउट ना कर जाए, ग्रेजुअली उसको आप लोअर कीजिए। सही। अच्छा, इसमें रिपीट और एवरेज का मामला बन नहीं सकता थोड़ा, इसमें क्या रिपीट और एवरेज करोगे, स्टॉपर निकालोगे फिर मेजरमेंट लोगे, तो इससे थोड़ा अवॉइड करो। इसमें ये वाले रास्ते ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, ये कह सकते हो भाई, फ्लिक द मेजरिंग सिलेंडर सो दैट इफ देयर आर नो एयर बबल स्ट्रैप, तो फ्लिक करके देखिए ताकि एयर बबल स्ट्रैप। हाँ, रीड द वैल्यू फ्रॉम द लोअर मेनिस्कस, यू कैन गो फ्रॉम देयर एज वेल। फिर बोलता है आसान सा भाई, डेंसिटी निकालनी है ग्लास ड्रॉपर की, और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए आपको मास चाहिए होगा, वॉल्यूम तो आएगी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अच्छा, बच्चे पूछे सर कैन वी राइट बीम बैलेंस, लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज्यादा अच्छी चीज है, व्हाई गो फॉर अ बीम बैलेंस। हाँ, अगर स्टॉपर फ्लोट करने वाला होगा तो एग्जाम में मेंशन करेगा, लेकिन उसके लिए भी तरीका होता है कि उससे को एक और हैवी ऑब्जेक्ट बांध के उसे डुबोया जाए। लेकिन ये सवाल आता है अभी नहीं, एएस के अंदर तुम लोगों को जितनी चीजें पूछी जाए, एएस में जब मास में डेंसिटी का चैप्टर आप पढ़ते हो और हम ये चीजें पढ़ा रहे हो तो हम उसमें ये वाली बातें बताते। इसी तरह एक ये सवाल भी है, इस सवाल को बिफोर आई एक्सप्लेन आई वांट यू गाइस टू रीड इट, और फिर मैं आपको उसको बताता हूँ इसका जवाब आप कैसे दें, जब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूं। सर हम बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, आप बिल्कुल बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। So can we write we have to take care of water splashing out from the cylinder, बिल्कुल इससे हमने बात कर ली, मेनिस्कस की बात हो गई, रिपीट एक्सपेरिमेंट में डिस्कशन हो गई, अगर स्टॉपर फ्लोट करेगा, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अच्छा ठीक है, देखो प्रिसिशन और एक्यूरेसी में फर्क छोटा सा बता रहा हूँ। Accuracy basically means how close your own answer is to the actual value. See, how close is your answer to the actual value. तो तुम्हारा आंसर मिसाल के तौर पे ग्रेविटी की असल वैल्यू 9, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड योर आंसर टर्न्ड आउट टू बी लाइक 10 or 9.6, 9.5, वेरी मच एक्यूरेट। प्रिसाइज ये होता है कि व्हेन यू टेक लाइक 5-10 रीडिंग्स, प्रिसिशन में इससे मैटर नहीं करता कि वेदर दीज आंसर्स आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, प्रिसिशन में मैटर करता है आर दीज आंसर्स क्लोज टू वन अनदर और नॉट, इनमें रैंडमनेस ज्यादा तो नहीं है, आर दे वेरी क्लोज। अब एक बच्चा है बेचारा, उसको पता ही नहीं है, उसने कुछ गलत एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और उसने ग्रेविटी निकालने की कोशिश की और एवरी आंसर दैट ही कैलकुलेटेड वाज 6.1, 6.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.1, 5.9, ऐसे वैल्यूज आ रही। अब वो कहीं से एक्यूरेट नहीं, कहाँ 9.8, कहाँ 6.1, बट ही इज प्रिसाइज क्योंकि ऑल हिज आंसर्स वर वेरी क्लोज टू वन अनदर। तो प्रिसिशन की जो बात है, precision is basically how close your answer is to one another. Accuracy is how close your answer is to the true value. खैर कल की क्लास में इंशाल्लाह लाइट एंड लेंसेज के ऊपर हमारी बात हो, वो ज्यादा एक्सटेंसिव। The apparatus shown in figure 1.1 is to be used to determine the value of the average diameter of the wire on wheel. Average diameter चाहिए आप, इसका भाई वायर, रील ऑफ थिन वायर गिवन है, प्लास्टिसिन मौजूद है, मीटर रूल है, मिलीमीटर्स के अंदर मार्क हुआ हुआ है, wire is flexible and its average diameter is about 0.8 millimeters, pretty thin. Describe how you would use the apparatus to obtain an accurate value for D. State the procedure, measurements, how you take measurements to obtain an accurate value of D. Show how you would calculate the value of D and explain why your method gives an average value. बातें बतानी आप। You may draw diagrams if you wish. If you wish वाली बात है तो भाई बता देता है। इस सवाल का जवाब निकालने के लिए हम बोलेंगे भाई if I had the meter rule with me, so I had this meter rule with me, मैं इस मीटर रूल में मेरे बच्चे बहुत सारी वाइंडिंग कर,
क्लोज नेटेड वाइंडिंग। मैं थोड़ा जल्दी वाइंडिंग कर रहा हूँ बजाय आहिस्ता आहिस्ता करने के। आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी इतनी जल्दी वाइंडिंग नहीं है। नाइस, आई डिडंट एक्सपेक्ट इतनी अच्छी वाइंडिंग हो जाएगी मुझसे भी। देखो यू मे इंक्लूड में ना मैं आपको बताता हूँ कि इसका मार्क वैसे होता नहीं है। यू मे का मतलब ये है कि भाई अगर चाहो डायग्राम बनाओ, अगर चाहो ना बनाओ। अब यू मे से बेनिफिट बताऊं क्या होता है। कभी कभार जो स्टेटमेंट जो तुमने वर्डिंग में नहीं लिखी भी होती वो डायग्राम से देख के क्लियर हो जाती है। अब अगर किसी बच्चे ने नहीं बताया कि भाई वो कैसे वाइंडिंग करेगा या कैसे रीडिंग लेगा, लेकिन डायग्राम में दिखा दिया, उसे मार्क मिल जाएगा। उसको अपने आंसर्स को कंफर्म करने का, पक्का करने का एक चांस मिल जाए। और यहां पे आपके पास लगी हुई होगी प्लास्टिसिटी। तो ये हमारे पास कॉइल ऑफ वायर है, ठीक है। ये हमारी प्लास्टिसिन है जो कि वायर को टाइट रखने के लिए यूज हो रही है। और ये हमारे मीटर रूल पे मार्किंग्स होंगी जहां से आपने शुरुआत और जहां आपने एंड किया। जो एपरेटस उसने दिया है वही यूज करना। लेट्स से लेंथ 1 से शुरुआत की और लेंथ 2 से एंड की। और आपको ये पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए कि आपने कितने नंबर ऑफ टर्न्स वाइंड की। तो मैंने जब तार को लपेटा एक के साथ एक, तो मैं ये नोट कर लूंगा कि भाई मिसाल 100 टर्न्स दी, 100 टर्न्स कितनी लेंथ में हो। 100 टर्न्स कितनी लेंथ में पूरा हुआ। तो अगर आप एक टर्न की लेंथ निकाल लो, दैट सिंगल टर्न की जो लेंथ आई होगी दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द वायर व्हिच इज गोइंग टू बी द डायमीटर ऑफ द। 100 टर्न्स की आपने जब लेंथ निकाली वायर, तो सिंगल टर्न की लेंथ कितनी होगी, आप x बोल देते हो उसको, तो दैट विल बी द डायमीटर ऑफ योर वायर, क्योंकि एक वायर की थिकनेस होगी। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं wind n number of turns of the wire on the meter rule. You need to make sure that the turns are touching one another. गैप नहीं होना चाहिए, सही, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाए। प्लास्टिसिन मॉडलिंग क्ले को बोलते हैं ना, वो चिपकाने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एट प्लास्टिसिन at ends of the coil to prevent the coil from loosening या unwinding, खोल ना जाए, इसलिए आपने प्लास्टिसिन लगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या बोलोगे, नोट द लेंथ्स L1 and L2। अब देखो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया एज शोन इन द डायग्राम। तो वो एग्जामिनर डायग्राम देख के ही समझ जाएगा कि मैं L1 L2 किसे बोल रहा हूं। और फिर क्या करूंगा भाई, यूज द फॉर्मूला डायमीटर इक्वल्स टू L2 माइनस L1, मतलब वो जो लेंथ आएगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स to find the average diameter। अच्छा, why is it average, तो मैं ये भी बता देता हूं।
कि भाई द वैल्यू इज एवरेज say the value is average because the diameter of the wire could vary along the length. वायर के डायमीटर along the length वेरी कर सकता है, कहीं वायर थिक कहीं वायर थिन हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे वेरिएशन आएगी और ये वैल्यू एवरेज होगी तुम्हारे पास। ये भी कह सकते हो कि भाई द वाइंडिंग्स माइट ओवरलैप वन अनदर, इशू आ सकता है। हमने कोशिश की कि अपनी तमाम बातों को मुकम्मल करना, देख लेते हैं हमारे तुम्हारी सारी चीजें मुकम्मल हुई हैं। प्रोसीजर बता दिया गया, मेजरमेंट्स बता दी गई, मैं नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ की होंगी। हाउ वुड यू मेक मेजरमेंट्स टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ डी, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे, ये भी बात चाहो तो लिख सकते हो कि कीप लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स फॉर मोर एक्यूरेट वैल्यू। सही, कीप लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स फॉर अ मोर एक्यूरेट वैल्यू, ये आप कह सकते हो। ये वाला पॉइंटर भी हो गया भाई। हाउ वुड यू कैलकुलेट डी, ये भी हो गया। व्हाई इज इट एन एवरेज वैल्यू, ये भी आ गया। तो तुमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना भी देखा कि भाई हाउ आर यू सपोज टू डिजाइन योर एक्सपेरिमेंट। तो ये बात क्लियर हुई। व्हाट इफ वी डोंट यूज द प्लास्टिसिटी, मसला नहीं है, लेकिन यू नीड टू टेल द वे कि हाउ यू गोना मेक श्योर कि वो कॉइल रैप्ड रहे ना, वरना खुल जाएगा। डी का फॉर्मूला ऐसे बना, डी का फॉर्मूला ऐसे बना कि आपने मेरे बच्चे ये पता लगा लिया कि ये जो लेंथ थी इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं। आपने यूनिटरी मेथड लगाया, आपने बोला भाई L2 माइनस L1 के बराबर जो लेंथ आ रही है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो भाई एक टर्न कितनी लेंथ में आया, एक टर्न के लिए आपको कितनी लेंथ चाहिए, ये एक टर्न की लेंथ कितनी होगी, तो एक टर्न की लेंथ असल में उसका डायमीटर तो है। ऐसे आया है फॉर्मूला। तो एक वायर का डायमीटर आप स्केल से तो निकाल नहीं सकते थे, इसलिए आपको एवरेज लेना पड़ा। जहां तक हाँ एमन स्टेशनरी का ताल्लुक है मेरे बच्चे, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, स्केल पेंसिल और प्रोट्रैक्टर ये लाजमी रखना। स्केल पेंसिल और प्रोट्रैक्टर ये लाजमी रखना, मतलब बाकी इरेजर वगैरह, लेकिन जनरल स्टेशनरी में अगर आप पूछो सेट स्क्वायर वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैं मशवरा दूंगा एक ज्योमेट्री बॉक्स कैरी कर लेना अपने साथ, कंपास हो तो काम आएगा, हो सकता है कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाएगा। तो प्रोट्रैक्टर, स्केल और कंपास अपने साथ, बाकी पेंसिल वेंसिल तो होती है। और हाँ भाई, कैलकुलेटर फिजिक्स के हर पेपर में अलाउड है, तो ये कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं जिसमें कैलकुलेटर अलाउड ना हो, तो वो आप जरूर लेके जाइएगा, पता चला आप पेपर में परेशान बैठे। ये P1 नहीं है आपके मैथ्स की। ठीक है मेरे जवानों, तो आई विल कीप द लेसन टिल हियर ऑफ टुडे। जो मैंने आज यहाँ पे पढ़ाया उसका मैं PDF इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में, अकॉर्डिंग विद द अलॉन्ग विद द रिकॉर्डेड लेक्चर। और इंशाल्लाह ये है कि कल की क्लास के अंदर हम अपने पास लाइट और लेंसेज को लेके चलेंगे। मेरा मशवरा है थ्योरी के अंदर लाइट और लेंसेज जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करके, ठीक है, थोड़ा सा लाइट और लेंसेज को रीड कर लेना, क्योंकि हम फोकल लेंथ वगैरह की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो बच्चा थोड़ा पढ़ने में समझने में मसला हो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन along the lesson as well। कोशिश करूंगा कुछ चीजें तुम्हारी क्लियर करता रहूं, लेकिन एक दफा रीड करके आ जाना। माय नोट्स आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट एज वेल, kashanrashid.com। उसमें नोट्स के सेक्शन में जाओगे तो यू विल हैव ऑल द लेक्चर्स तो नहीं खैर, ऑल द नोट्स सही जो एक्सेसिबल है आपके पास फ्री, और आप उन्हें आराम से, ठीक है, ताकि कल की क्लास में आपको अच्छे। थैंक यू सो वेरी मच। किसी का कोई सवाल है तो वो रुक के पूछ सकता है, नहीं है तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा 11:30 मुलाकात। ख्याल रखना भाई, अल्लाह हाफिज।